के बीच बयानबाजी का दौर भी गरमा चुका है और बीजेपी नेताओं ने एग्जिट पोल को नकारा है। एग्जिट पोल के बाद बैठकों का दौर भी चल रहा है, यानी ये खिचड़ी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पक रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि हम सरकार बना रहे हैं और कई सारे एग्जिट पोल में वो सरकार बनाते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ अब पीडीपी ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि अगर बीजेपी को रोकना है तो हम इस गठबंधन के साथ तीसरे दल के तौर पर जुड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएंगे। इस वक्त यही सरगर्मियां हैं, मेल मिलाप शुरू हो रहा है, बातचीत भी शुरू हो रही है। आधा दर्जन अलग अलग एजेंसियों ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही प्रदेशों में 90 सीटों पर अलग अलग पोल दिखाए, जहां हरियाणा में बीजेपी सत्ता से बहुत दूर और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ 50 के आंकड़े को क्रॉस करती नजर आई। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो किसी भी एक राजनीतिक दल को अकेला मैजिकल फिगर नहीं मिला है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के आंकड़े जो मैजिकल फिगर के करीब नजर आ रहे हैं। अब बड़ी बात, इसी कड़ी में बीते दिन हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए पीडीपी नेता ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को सरकार बनाने में हमारी जरूरत पड़ती है तो हम अनकंडीशनल उनको अपना सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही अलग अलग एग्जिट पोल के जो अलग अलग आंकड़े हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, इंडिया टुडे ग्रुप, जहां पर बीजेपी को 27 से 32, इंडिया अलायंस को 40 से 48, पीडीपी को 6 से 12, अन्य को 6 से 11 देता नजर आया। दैनिक भास्कर ने 20 से 25 बीजेपी को दिए, कांग्रेस इंडिया अलायंस को 35 से 40, पीडीपी को 4 से 6, अन्य के खाते में गए 12 से 18, पीपुल्स पल्स 23 से 27, इंडिया अलायंस 46 से 50, पीडीपी 7 से 11, अन्य 6 से 10 और गुलिस्तान न्यूज जेके मीडिया ने जो एक्सक्लूसिव एग्जिट पोल किया वहां पर बीजेपी 28 से 30, इंडिया अलायंस 37 से 40 और पीडीपी 6 से 7, अन्य के खाते में भी हमने देखा 9 से 13 जो नंबर है वो जाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो गुलिस्तान न्यूज का एग्जिट पोल आया था उसके बाद जो लोग भी फीडबैक कर रहे हैं अपने मैसेजेस के जरिए या फोन के जरिए, तो उनका कहना है कि ये सटीक एग्जिट पोल नजर आ रहा है। जो इस वक्त की सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है, जिस तरह से बीजेपी ने अपना जोर जम्मू के अंदर आजमाया है, उस जोर के हिसाब से बीजेपी के लिए यह आंकड़ा थोड़ा सा कम पड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी आश्वस्त है कि उनका आंकड़ा 30 से ऊपर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम बहुमत के बिल्कुल आसपास होंगे और अगर ना भी होंगे तो कुछ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या पीडीपी जो बाहरी समर्थन देगी तो वो मिलाकर हम सरकार बनाएंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार भी जुड़े। विनोद जी, आपने भी पूरा जो मेगा कवरेज था एग्जिट पोल का वो भी आपने हमारे साथ कवर किया, शानदार तरीके से हमने जनता तक पहुंचाया भी। किस तरह के जो फीडबैक है तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखने के बाद राजनीतिक दल देते नजर आ रहे हैं और कौन कितना संतुष्ट है और कौन अभी भी है जो लास्ट मोमेंट तक कह रहा है कि भाई ये एग्जिट पोल है, लेकिन एग्जैक्ट पोल में बदलने के लिए 8 तारीख का इंतजार करिए। बिल्कुल, कल 8 तारीख है, कल सुबह तड़के से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और मुझे लगता है कि 12 बजे तक तस्वीर ऑलमोस्ट कुणाल और शीतल क्लियर हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लोगों की एक इस इच्छा थी, लोग चाहते थे कि 2014 में चुनाव हुए थे और अब 2024 में हो रहे हैं और डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स भी सौंपी है, 90 सीटों पे चुनाव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हट के हो रहा है। लोग अब चाहते हैं कि चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए उनको, क्योंकि 2018 से लेकर जून 2018 से जब बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया था तब से यहाँ पर चुनी हुई सरकार नहीं है। और बार बार मैं अपनी डिबेट्स में ये कहता हूँ कि चुनी हुई सरकार वर्स्ट से वर्स्ट हो, लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिक जो रजीम होता है उससे बड़ी बेहतर होती है। लोगों में इस बात को लेकर के उत्साह है और उन्होंने उसी उत्साह के साथ वोट कास्ट किया। विनोद जी, दूसरा एक सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे ये होता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट डिफिसिट जो है वो बना है। नहीं, लेकिन उसके लिए हम कह सकते हैं ना, वो एक बड़ा बॉलीवुड वाला डायलॉग है, यू कैन लव एग्जिट पोल, यू कैन हेट एग्जिट पोल, बट यू कैन नॉट इग्नोर एग्जिट पोल। तो आप जिनके फेवर में आंकड़े जा रहे हैं उनको पसंद आ रहा है, जिनके फेवर में नहीं जा रहे हैं वो नकार रहे हैं, लेकिन आप इनसे नजरें ओझल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो 8 तारीख की मेगा पिक्चर कल नजर आएगी सुबह 8 बजे से, उससे पहले ट्रेलर तो हमने दे ही दिया। जी बिल्कुल, ट्रेलर बड़े अच्छे तरीके से दिया। जो टफ सीट थी वो भी हमने आपको बताया, जिसमें हल्का फेरबदल था, जिसमें कोई कैंडिडेट हल्का जीत दर्ज करता है वो भी हमने दिखाया।
और जो बिल्कुल विजयी थे वो भी हमने दिखाया, क्योंकि हमारी टीम ने मशक्कत की, कड़ी मेहनत की और हर एक सीट पे हर एक पहलू, उनके जो समीकरण रहते हैं, धार्मिक समीकरण रहते हैं या फिर जातिवाद के समीकरण रहते हैं, उन सबको ध्यान में रखा और उसके बाद हमने अपने ये सर्वे दिया है, एग्जिट पोल दिया है। तो मुझे लगता है कि लगभग उसी के आसपास नतीजे भी आने की उम्मीद है। नहीं, अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या एग्जिट पोल के जो नंबर हैं रियल जो पोल्स हैं उसमें तब्दील होने में एक सबसे बड़ा कारण क्या साइलेंट वोटर का है, जो अपने मन की बात बिल्कुल भी बयान नहीं करता, चुनाव से पहले भी, मतदान के बाद भी, जिसकी वजह से जो एजेंसियां हैं वो जो नंबर्स, उनके जो नंबर्स हैं उनके रियलिटी में तब्दील नहीं हो पाते। साइलेंट वोटर इसमें कितनी अहम भूमिका निभाता है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी आपने देखा, वो कह रहे हैं कि भैया वोटर एकदम साइलेंट है, समझ नहीं आ रहा किस मुद्दे के हिसाब से वो वोट कर रहा है, तो वो अपनी जो पॉलिटिकल रणनीति है उसको जमीन पर उतारने में कई बार राजनीतिक दल खुद फेल हो जाते हैं। कुणाल, मैं अपना अनुभव बताऊं आपको। यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो 87 में बहुत ज़्यादा बहुमत हुआ था, फिर बंगलिंग के आरोप लगे, उसके बाद आतंकवाद आया और लंबे अंतराल के बाद 96 में इलेक्शन हुआ। 96 के इलेक्शन हम देखते थे कि वोटर खुलकर समर्थन करता था। जिसने एनसी का समर्थन करना है उसने अपने घर में एनसी के झंडे लगाने हैं और बैचेस लगा के बाजार में सब्जी खरीदने भी जाना है, तरकारी खरीदने भी जाना है। उसके बाद आ गया 2002 में, थोड़ा सा बदलाव आया क्योंकि 1999 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनी और उसमें हल्का हल्का सा बदलाव आने लगा। लोग नारे उसके भी लगाने लगे और उसके भी लगाने लगे। अब हम 2024 में पहुंचे हैं, तो इस बार हमने देखा है कि एक नेता एक मोहल्ले में जाता है, वही लोग उसका वेलकम करते हैं, उसकी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका इंटेलेक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं और वही लोग दूसरे नेता की भी, मतलब वोटर इतना समझदार, विवेकपूर्ण हो चुका है कि लास्ट मोमेंट तक नहीं बता रहे कि मैंने वोट किसको कास्ट किया है। जो ट्रेंड बता रहे हैं और जो इतिहास बता रहे हैं जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में आज तक कभी ऐसी सरकार नहीं बनी जब केंद्र में कोई और हो या जम्मू कश्मीर में कोई और हो। कांग्रेस केंद्र में होती थी तो कांग्रेस यहाँ का उसका सरकार का अंग होती थी। मात्र 2002 में जब बीजेपी की सरकार केंद्र में थी उस समय बीजेपी यहां पर सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन बीजेपी उस स्थिति में नहीं थी, उतना नंबर बीजेपी के पास नहीं था। लेकिन अगर 2024 में ऐसी सिचुएशन बनती हैं तो क्या कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां इस तरफ जाएंगी कि वो जो केंद्र में जिसकी सत्ता नहीं है उसके साथ यहां पर सरकार बनाएंगे? और दूसरा इसी के साथ एड ऑन मेरा सवाल रहेगा, यह सरकार कितनी स्थिर रहेगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, क्योंकि ये कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट हो जाएगी, जम्मू एक तरफा हो जाएगा और जम्मू से अगर बीजेपी के पास 25 से 30 का आंकड़ा आता है तो ये तो पूरा जम्मू इग्नोर हो जाता है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जम्मू के पास नहीं रहेगा। तो क्या अब संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं? क्या कश्मीर बहुत सारी नई चीजें खुलकर के सामने आ रही है। एक तो जैसे आपने कहा कि दिल्ली में जिसकी सरकार होती थी जम्मू कश्मीर में भी उसकी सरकार होती थी। आपने भी देखा होगा रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं। अभी इंजीनियर रशीद की स्टेटमेंट कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में सरकार जो भी बनाए लेकिन संचालन रिमोट जो है दिल्ली के पास ही होगा। एक चीज आपकी ये क्लियर होगी। और दूसरी, अगर आप ये कहते हैं कि जिस तरीके से कमान जो है दिल्ली के पास रहेगी, एलजी को अधिक पावर्स दी गई हैं, फिर बीजेपी के पास 5 या यूं कहिए कि एलजी के पास 5 लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार भी दिया गया है। और आज 3 बजे इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है जिसमें राम माधव को माना जाता है कि सूत्रधार हैं कश्मीर को सरकार बनाने में, सरकार तोड़ने में, सरकार का जोड़ तोड़ करने में वो बड़े माहिर हैं। उन्होंने 2014 में जो भूमिका निभाई थी हम अभी तक नहीं बोले हैं, ना ही कश्मीर के पॉलिटिशियन बोले हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही है कि अगर देखिए क्लीन स्वीप ऑलमोस्ट अगर 28 भी आती हैं 43 में से, तो ये भी माना जाएगा कि जम्मू में बीजेपी ने ऑलमोस्ट सीटें ले ली। और दूसरी ओर अगर एनसी वहां से ज्यादा सीटें ले लेती है तो आपको किसी न किसी तरीके से जम्मू को रिप्रेजेंटेशन सरकार में देनी पड़ेगी। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आपका बड़ा चंक जी बीजेपी के साथ है लेकिन सरकार में वो हिस्सा नहीं है। इस पूरे इलेक्शन के दरमियान एक बेहद एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम किया, जम्मू का अखाड़ा। मैं ये सवाल करना चाहूंगा, जब आप जनता से सीधे रूबरू हो रहे थे तो क्या जनता खुलकर ये बोल रही थी कि वो समझदार है, जानती है कि अगर राज्य की सरकार या प्रदेश की सरकार को दिल्ली का प्यार दुलार सपोर्ट मिलता है तो स्टेट के डेवलपमेंट डबल गति से आगे बढ़ती है?
तो लिहाजा क्या वो चीज समझ रहे थे कि भाई सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसको दिल्ली का पूरा सपोर्ट मिले, फंड इजीली रिलीज होती रहे, कोऑर्डिनेशन अच्छा नजर आए और व्यवस्थाएं और जो तमाम परियोजना है वो डबल या ट्रिपल स्पीड के साथ आगे बढ़े। कुणाल, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि भावनात्मक राजनीति ज्यादा हावी हो जाती है। कुणाल, ये आप मान के चलिए, आप देखिए तरक्की तो हुई है, IIT एम्स आया है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, आप हाईवे पे जाइए कितना लगातार निरंतर काम जा रहा है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं करता है। कोई कहता है कि हमने 370 को हटा दिया और 35 को रिपील कर दिया, आपको जोड़ दिया, वाल्मीकि समाज को अधिकार दिया, वेस्ट पाकिस्तान, तो दूसरे लोग कहते हैं कि इतना बिजली का बिल हमारे पास कभी नहीं आया। वो दूसरी नब्ज पकड़ते हैं, वो दूसरी नब्ज पकड़ते हैं, ये नहीं कहते हैं कि हमें रोजगार मिला नहीं मिला, इन्फ्लेशन रेट इतना क्यों बढ़ रहा है, इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता। तो ये मैंने चुनाव के दौरान देखा है कि भावनात्मक मुद्दों को ज्यादा हवा दी जाती है और वोटर भी भावनात्मक मुद्दों पे ही उलझ जाता, जोर दिए रहे। विनोद जी, दूसरी बात ये भी है, जो मैनिफेस्टोज हमने देखे हैं, कांग्रेस का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, जो भी इसमें चीजें हैं, जैसे फ्री बिजली की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, जो मैनिफेस्टोज में रखी गई हैं, क्या वो पॉसिबल हैं बिना दिल्ली के, या जो दिल्ली की जड़ें अगर यहां से इन शाखाओं के साथ कनेक्ट ना होंगी तो क्या वो मैनिफेस्टोज को पूर्ण कर पाना? इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल ले लीजिए, क्योंकि आपने देखा हाल फिलहाल में चाहे हिमाचल के मुख्यमंत्री हों या पंजाब के मुख्यमंत्री हो, समय समय पर किस तरह से दिल्ली के चक्कर काटते रहे, फंड रिलीज कर दीजिए, बिजली फ्री कर दी है, उनको पैसा देना है, हमने व्यवस्थाएं कर दी, उसके बाद फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। मतलब आपने चुनाव में ऐलान तो कर दिया, अब दिल्ली का आपको सपोर्ट नहीं मिला, उसके फिर बाद आप अपने प्रदेश की राजधानी से दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। बिल्कुल कुणाल, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, 2 मिनट ले लूंगा आपसे। जम्मू कश्मीर की सरकार हमेशा ही कटोरा लेकर के दिल्ली के द्वार पे खड़ी रहती है। हमारी मजबूरी है कि हम अपने एम्प्लॉइज को अपनी सरकार की ओर से सैलरी तक नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी हमें दिल्ली से लानी पड़ती है। तो क्या मान लिया इस वक्त ये इस मांग को लेकर के यूनाइट हैं कि दिल्ली ने हमारे साथ गलत किया, हमारा विशेष दर्जा ले लिया, हमारा झंडा ले लिया, संविधान ले लिया, लेकिन भूखे पेट भजन नहीं होता है कुणाल भाई। और मैं फिगर बताता हूं आपको, जम्मू कश्मीर की बजट कहती है, अर्थव्यवस्था कहती है कि हमारा 63% जो बजट है वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है, जिसमें मोटा चंक जो है पेंशन और सैलरी है। उसके अलावा बड़ा चंक जो है, जो हमने उधार लिया हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसका इंटरेस्ट जाता है, मिसलेनियस खर्चे इतने ज्यादा हैं। सिर्फ विकास होता है तो 1 रुपया अगर बजट है तो 37 पैसे का आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप विकास के नाम पर भी केंद्र पर निर्भर हैं, आप सैलरी देने के नाम पर भी केंद्र से पर निर्भर हैं, तो कैसे आप इग्नोर कर पाएंगे उस दिल्ली में बैठी हुई सरकार? अब बड़ा सवाल ये भी है कि 2014 में हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी कि PDP बीजेपी को एक साथ आते हुए देखा। इस बार आपको लग रहा है क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिर से नजर आ सकता है एक साथ आता हुआ? देखिए, राजनीति में किसी भी संभावनाओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि आज सुबह कोई दोस्त है, राजनीति में शाम को दुश्मन भी बन सकता है और दूसरा दोस्त भी बदला जा सकता है। और जैसे शीतल ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, आपने भी पूछा था कि आपको रिप्रेजेंटेशन जम्मू में मिल रही है बीजेपी को और कश्मीर में मिल रही है एनसी को। जब आप सरकार का गठन करते हैं तो क्या आप सिर्फ कश्मीर को ही रिप्रेजेंट करेगी सरकार, क्या जम्मू को नहीं लेगी? क्या LG वर्सेस कश्मीर गवर्नमेंट, ये ऐसे इस तरह का दृश्य देखने को मिल सकता है, दिल्ली वाला दृश्य? ये दिल्ली में 239AA के तहत सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में 239A के अधीन सरकार बनी, पौडीचेरी पैटर्न हमने लिया है। दिल्ली में आपने देखा होगा आए दिन LG और CM के बीच में तकरार रहता था, और 239A के तहत यहां पर भी उस तकरार की संभावनाएं या आशंकाएं, संभावनाएं वर्ड गलत रहेगा, आशंकाएं बनी रहेंगी। और मुझे लगता है कि इस तरह का ही, और आपको पता है हंग असेंबली आती है तो खिच तो स्वाभाविक बात है। हंग असेंबली ठीक है, लेकिन ये फिर अगर सपोज मानिए अगर नंबर ऐसे नजर आते हैं जहां पर सरकार में NC है, कांग्रेस है और PDP है, और बीजेपी अपोजिशन में है या बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन सरकार में नहीं है, तो ये जम्मू की जनता के साथ ये नाइंसाफी नहीं होगी कि जिन MLAs को उन्होंने जिताया, एक तरफा वोट दिया, एक तरफा सपोर्ट दिया, वो सरकार में कहीं नजर ही नहीं आ रहे, तो जम्मू का टोटली इग्नोरेंस नहीं हो जाएगा?
बिल्कुल कुणाल, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो देश के गृह मंत्री रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने बड़ा सोच समझ करके 2014 में एक लंबा समय लिया था और उसके बाद अलायंस किया था। उस वक्त भी सेम ही स्थितियों में जम्मू से 25 सीटें थी और उस तरफ पीडीपी को 28 सीटें थी। और आप क्या 25 जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को इग्नोर कर सकते हैं? उनके साथ कितनी आवाम जुड़ी हुई है, मोटे से बड़े से चंक में बड़े से जनता को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर सोचना पड़ेगा, आंकलन करना पड़ेगा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी दीगर जमातें हो, कि क्या आप वाकई में जम्मू को साइडलाइन करना चाहते हैं? अगर ऐसा होता है तो क्या उनका भी नुकसान है, पॉलिटिकल लॉस है? मैंने पहले ही बताया शीतल जी, मैंने पहले ही बताया कि ये कटोरा लेकर के दिल्ली के इर्द गिर्द घूमते, दिल्ली के द्वार में घूमते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन होता है, अब नीति आयोग के आसपास घूमते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार कैसे चला पाएंगे। आप मुझे बताइए, आपने रिसोर्सेस है क्या इनके? और अगर आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द टर्न, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एनसी और बीजेपी की सरकार अगर हम मान भी ले बाय द वे बन जाएगी, तो फिर आपको तस्वीर, बिग पिक्चर क्या नजर आती है? देखिए, बिग पिक्चर ये रहेगी तो एक तो मंत्रालय कम होते हैं, ये 239A के तहत मंत्रालय, आपके पास मंत्री कम होंगे। लेकिन ये है कि अगर बनती है तो स्थिर रहेगी, कब तक रहेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हंग असेंबली में ये आशंकाएं निरंतर बनी रहती हैं कि कौन किसको छोड़ के जा रहा है, कौन किसके साथ लगातार प्रेम निभा रहा है। लेकिन विनोद जी, कश्मीर के जो क्षेत्रीय दल हैं उनका बीजेपी के साथ आना मतलब नुकसानदेह है। जैसे पीडीपी के साथ जो बीजेपी का गठबंधन हुआ तो उसका नुकसान हुआ। फिलहाल बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आ रही है और ये बड़ी खबर, रिजल्ट के बाद 5 विधायक मनोनीत होंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, रिजल्ट के बाद 5 विधायक जो है वो नॉमिनेट होंगे। 9 तारीख को 5 नाम सामने निकल कर आएंगे। गृह मंत्रालय और राजभवन के बीच ये बातचीत जारी है और जब ये 5 नाम आएंगे उसके बाद अब क्या जो तस्वीर है वो जमीन पर निकल कर आएगी, ये बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से। अब समझाइए इस पूरी खबर के पीछे की कहानी। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन मई 2022 में दी और उस रिकमेंडेशन में ये लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे एरियाज में या ऐसे ऐसे समुदायों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, तो लिहाजा इनको मनोनीत किया जाए। और डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक आपको 2 विस्थापित, उसमें कश्मीरी वर्ड यूज नहीं है, कश्मीरी पंडित वर्ड यूज नहीं है, 2 विस्थापित जिसमें एक फीमेल लाजमी है, एक फीमेल और एक मेल। दूसरा लिखा है कि एक आपको रिप्रेजेंटेटिव जो है पीओजे के रिफ्यूजीज, वो नहीं रहते हैं असेंबली में, उनको रिप्रेजेंटेटिव एक उनको मनोनीत करना है। 2 पहले से ही हमारे एक्ट में लिखा हुआ, 2 पहले से ही फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन हाउस में रखने के लिए 2 फीमेल्स को, यानी 5 आपको रखनी है। अब अगर ये कहा जा रहा है कि तुरंत ठीक 8 तारीख को यानी कल हमारे मतगणना होगी और 9 को 5 लोग मनोनीत किए जाएंगे, तो फिर ये बात यह है कि मनोनीत जो एमएलए होंगे उनको वोटिंग राइट होगा और एक संभावना बनाई जाएगी, एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि जो सबसे संवैधानिक बता रहा है। अच्छा, अगर तमाम दर्शकों के लिए थोड़ा सा सिंपल वे में समझाइए, ये लोग जो नॉमिनेट होंगे इनका रोल क्या होगा, किस तरह से काम करेंगे और प्रोसीजर क्या है, मतलब थोड़ा समझाइए डिटेल में, बहुत सिंपल अंदाज में, जो लोग समझना चाहें कि ये 5 लोग किस तरह से काम करते नजर आएंगे और यही आगे कैसे एक अहम रोल निभाएंगे। चुनने का अधिकार एलजी के पास या गृह मंत्रालय के पास? एलजी के पास, एलजी काम करते गृह मंत्रालय के अंदर। देखिए, ये जो बात आपने कही है कि रिजल्ट के तुरंत बाद उनको नॉमिनेट किया जाए, उसको हम इस बात के साथ जोड़ते हैं कि अगर मनोनीत 5 सदस्य बीजेपी के हो जाते हैं, वो स्वाभाविक सी बात है, हो नहीं है, तो अगर एलजी सबसे बड़ी पार्टी को बुलाता है, हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी बड़ी हो जाए और पहले अवसर बीजेपी को मिला जाए। तो हो सकता है कि उस परिस्थिति में ऐसा वो कर सकते हैं कि एलजी बुलाए और फिर जोड़ तोड़ में तो बीजेपी माहिर है। कमाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।